तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्कॉलर्स पे। जैसा कि मैं पहले बता रखा है एक वीडियो में कि मैं अपने इस चैनल पे कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 80 टू 90% 80 से लेकर के 90% तक आपकी हिस्ट्री को अपने नोट्स में इन सीरीज़ के ज़रिए आपको देने वाला हूं। और जिसको अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं और आप उनको अगर याद करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपके जेआरएफ के लिए इतना इनफ है और आप उससे अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है जिसमें मैंने दिसंबर 2023 में नेट क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरा सिर्फ 3 क्वेश्चंस से जेआरएफ रह गया था। उसके बाद मेरा अभी जेआरएफ हुआ है और जून 2024 में मेरा जेआरएफ हुआ। और करेंटली मैं आगरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरी पीएचडी आगरा यूनिवर्सिटी से चल रही है। तो आपको जो मैंने बताया था, एक मैं जो हिस्ट्री सीरीज़ लाने वाला हूँ, उसको मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, क्लासेस में डिवाइड किया है। सिर्फ 42 से 45 क्लासेस मैंने उसमें बनाई हैं। जो है 42 से लेकर के अगर मैं बात करूँ तो 45 क्लासेस में आपका जो है पूरी हिस्ट्री कवर होने वाली है। पूरी हिस्ट्री, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस 40 टू 45 क्लासेस में। मतलब 42 से 45 दिन में अगर आप इन क्लासेस को याद कर लें, सारे नोट्स को अपने दिमाग में अगर ले लें, तो आपका पेपर जेआरएफ क्लियर है एक तरीके से। इनको मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जिनमें क्लास 1 में हम पढ़ेंगे स्टोन एज, मेगालिथ्स और चालकोलिथिक एज। स्टोन एज में हम जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। मेगालिथ्स को पढ़ेंगे, चालकोलिथिक एज पढ़ेंगे। इसमें जो कल्चर आते हैं जैसे कि अहाड़ कल्चर आता है, मालवा कल्चर आता है, जोरवे कल्चर आता है, इन सबको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी साइट्स से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। क्लास 2 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी मेन मेन साइट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और किस साइट से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ठीक है, और कालीबंगा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, डीपली पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें मिली हैं उनको भी डीपली समझेंगे। ठीक है, उनका प्रशासन कैसे था उसको पढ़ेंगे। सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ ही साथ मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज़ भी देता चलूँगा, ताकि आपका जो है टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप याद करो। ठीक है, क्लास नंबर 3 में हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन में हम इन चारों वेदों को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो आते हैं, इनको पढ़ेंगे। वैदिक काल में किस वेद में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ का वर्णन है, वो चीज़ पढ़ेंगे। और वैदिक देवताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक शब्दावली पढ़ेंगे, वैदिक काल में किस चीज़ को क्या कहा जाता था, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो मैंने अपने इस कोर्स है, अपनी सीरीज़ में उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप उनको अगर पढ़ लेंगे तो आपका मुझे लगता है कि शायद जेआरएफ हो जाएगा। क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मेजर रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, जो जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, और जैनिज्म हो गया। साथ ही साथ इसके अलावा एक जो आजीवक आता है, आजीवक, आजीवक को भी पढ़ेंगे। और इन इनसे रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे बुद्ध के जन्म वगैरह, उनके कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीज़ उनके साथ हुई, ऐसे ही इसमें महावीर स्वामी के साथ में क्या क्या हुआ, इनकी बुक्स कौन सी हैं, बौद्धिज्म में कौन से ग्रंथ हैं, जैनिज्म में कौन से ग्रंथ हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हम महाजनपदों को पढ़ेंगे। पूरे 16 महाजनपद इसमें हम कवर करेंगे कि इस महाजनपद से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ पूछी जाती है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और मगध का राइज कैसे हुआ धीरे धीरे, बिंबिसार और अजात शत्रु वगैरह, इन सभी ने कैसे कैसे युद्ध किए और फिर मगध साम्राज्य बना, उसको देखेंगे। उसके साथ ही साथ जो है फिर उसी टाइम के जो ईरानी ईरानी आक्रमण है और यूनानी आक्रमण है, इन सबको हम पढ़ेंगे। ईरानी यूनानी आक्रमण, इनको जो है एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
एक दो क्वेश्चंस इनसे देखने को मिलता है और उनको हम कवर कर लेंगे, तो शायद आपका जो वो है डर के आने वाला हो, शायद क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो वो नहीं रहेगा। आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद क्लास नंबर 6 आती है, उसमें हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे सीधा सीधा, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और लास्ट जो रूलर था बृहद्रथ, उस तक कवर करेंगे। मौर्य टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक दो जो इंस्क्रिप्शन हैं उनसे आते हैं। उसके बाद जो है अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, उसके स्तंभ लेख हैं, उन सब से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अशोक के विभागों से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, अशोक के अधिकारियों से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में, ठीक है। अपने इस टॉपिक में अशोक के सारे स्तंभ को कवर करेंगे, क्या चीज़ किस स्तंभ में लिखी हुई है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब कवर करेंगे। क्लास नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो क्लास नंबर 7 में हम शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे, कन्वर डायनेस्टी और सातवाहनों के जो भी सतकर्णी शासक हुए हैं, और जो है सबको पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक्स जो है हिंद यूनानी शासक हैं उनको पढ़ेंगे। पर्शियन राजा हैं इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको इस 7th क्लास में कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इनके जितने भी युद्ध हुए, जितना भी इसमें इनके साहित्य है, वो सब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास नंबर 8 में शक डायनेस्टी, कुशाणा डायनेस्टी, और जैसे शका डायनेस्टी में आते हैं आपके रुद्रदामन वगैरह, ठीक है। और कुषाण डायनेस्टी आ गई आपकी, इसमें जो है कनिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। किंग खारवेल आता है, खारवेल जो राजा थे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके हाथी गुम्फा अभिलेख की 13 लाइनें हैं, 13 लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है सब पढ़ेंगे। लेटर मॉडर्न सोसाइटी मतलब मौर्य काल के बाद में जो है सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, उसका प्रशासन कैसे चलता था, इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास नंबर 9th आती है। 9th क्लास में हम संगम एज को डिटेल से पढ़ेंगे। संगम एज के जितने भी महाकाव्य हैं उनको, संगम एज में जो तीन राजवंश आते हैं जैसे कि चोल, चेर और पांड्य, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और संगम काल की जो शब्दावली है, संगम काल में किस चीज़ को क्या कहते थे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद क्लास नंबर 10th आती है। क्लास नंबर 10th में हम गुप्ता एम्पायर को कवर करेंगे। सीधा सीधा इसमें हम जो है चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के और लास्ट रूलर तक पूरा पूरा कवर करेंगे। और इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे, उनके जो भी युद्ध हुए हैं, मेन मेन युद्ध हैं, और उनके मेन मेन जो शिलालेख हैं, जैसे समुद्रगुप्त के जो युद्ध हैं, उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, ठीक है, पड़ोसी राज्यों की विजय, और उसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, किस लाइन में क्या लिखा है, मतलब कंप्लीट गुप्त साम्राज्य में जो जो इम्पोर्टेंट है उस सब को हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। फिर लेटर गुप्ता पीरियड आता है। गुप्तों के बाद जो समय रहा, उस टाइम पे कैसे कैसे कौन कौन से जो राजा थे वो शासन कर रहे थे, उस चीज़ को समझेंगे। गुप्तोत्तर काल को भी पूरे तरीके से पढ़ेंगे, गुप्तों के बाद में प्रशासन कैसे चला, ठीक है। जो है क्लास नंबर 12th की अगर हम बात करें, तो अर्ली मिडेवल हिस्ट्री में जो भी राजवंश हुए उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि इसमें आते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आएगी, ठीक है, गहेड़वाल डायनेस्टी आएगी, चौहानों ने शासन किया, चौहान आते हैं, चंदेल आते हैं, चालुक्याज आते हैं, परमार आते हैं, सैन वंश आता है, ठीक है, पाल राजा आते हैं, शाही वंश आता है, कश्मीर की डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है, जितनी भी कश्मीर में जो डायनेस्टी थी, जैसे उत्पल वगैरह और भी सारी डायनेस्टी हैं। तो इन इन सारी डायनेस्टीज में जो जो राजा हुए उन सबको पढ़ेंगे, और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन राजाओं की कौन सी बुक्स हैं, कौन से राजा के यहाँ कौन राजदूत था, कौन कौन उनके राज दरबार का जो है कवि थे, ये सारी चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, उनको हम कवर करने वाले हैं। क्लास नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम मिडिवल हिस्ट्री में घुस जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में एंट्री करते हैं क्लास नंबर 13 में। यहाँ से फिर जैसे जो भी अरब आक्रमण हुए, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो हुआ था, और जो तुर्की आक्रमण हुए हैं जैसे कि महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ये सारे आक्रमण पढ़ेंगे पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। क्लास नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत को मैंने 2 या 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो इतिहास है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, उनको हम
दो तीन क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की पहली क्लास है, दिल्ली सल्तनत की क्लास है क्लास नंबर 14 में, उसमें उसमें हम पढ़ेंगे जो है मामलुक वंश, जो गुलाम वंश जिसको कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम खिलजी वंश को भी पढ़ेंगे। इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि मामलुक वंश की अगर बात हो रही है तो इसमें हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और क्यूमर्स तक का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, और उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बुक्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। खिलजी वंश की अगर बात करें तो ऐसे ही खिलजी में सभी इम्पोर्टेंट जो है सब चीज़ पढ़ेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी का भी, उसका बाजार नियंत्रण, मतलब ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्लास नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो क्लास नंबर 15 भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इसमें जो दिल्ली सल्तनत के आगे वाले वंश बचे, जैसे कि तुगलक वंश आता है, इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही सैयद वंश को भी इसमें पढ़ लेंगे, और लोधी डायनेस्टी के जो भी जो रूलर्स हैं उनको पढ़ लेंगे, जैसे कि इसमें आते हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, इनकी नीतियाँ कैसी थीं, किस राजा ने कौन सी नीति अपनाई, किस क्या क्या काम किया, वो सब पढ़ेंगे, जिससे साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी देता चलूँगा, ताकि आपको लगता रहे कि हाँ इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो है इनको याद करने में, मेरे जो नोट्स हैं उनको याद करने में मन लगा रहेगा, उन पीवाईक्यूज को देखते हुए कि हाँ इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास नंबर 16 आती है, क्लास नंबर 16 में दिल्ली सल्तनत से ही पढ़ेंगे हम। इसमें दिल्ली सल्तनत का सोसाइटी वगैरह को पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें कला संस्कृति कैसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में शिक्षा कैसे थी, किस राजा ने शिक्षा में क्या क्या विकास किए, किन किन राजकुमारों ने क्या क्या विकास किए। दिल्ली सल्तनत का साहित्य कैसे था, दिल्ली सल्तनत की शब्दावली कैसे थी, मतलब दिल्ली सल्तनत में किसी चीज़ को क्या कहा जाता था, कोई भी चीज़ है उसको दिल्ली सल्तनत में क्या कहते थे, ये सारी चीज़ में कवर करेंगे। क्लास नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने सूफी मूवमेंट को रखा हुआ है। सूफी मूवमेंट में हम इसमें सारे सिलसिलों को पढ़ेंगे। इसमें चिश्ती सिलसिले, कादरिया सिलसिला, और और भी सारे सिलसिले हैं, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। सुबराविया सिलसिला आता है। ठीक है, और सोहरावर्दी सिलसिले आते हैं, कई सारे सिलसिले आते हैं, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे, और डिटेल में कवर करेंगे कि उनके सारे संत कौन कौन से थे, और पूरा का पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मटेरियल मैं इसमें देने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक साथ ही साथ प्रूफ देता चलूँगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन आते हैं, रिपीट रिपीट क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स से। ठीक है, तो इसमें हम सूफी मूवमेंट कर लेंगे। और क्लास नंबर 18 आती है, इसमें हम भक्ति मूवमेंट को कर लेंगे, जितने भी भारतीय संत हुए हैं उन सबको, जैसे रामदेव हो गया, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हो गए, कबीर हो गया, रैदास हो गया। ठीक है, इन सबको कवर करने वाले हैं। क्लास नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो मीडिएवल इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद में जो कुछ क्षेत्रीय राज्य जो उभर कर सामने आए, उनमें जैसे कि जौनपुर होता है, मालवा होता है, गुजरात होता है, खानदेश, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, ये सभी राज्य अलग अलग स्वतंत्र होकर के अपने सामने आए, और इन सभी राज्यों को हम अपनी इस क्लास में कवर करेंगे, किस राज्य में कौन कौन राजा हुए और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ठीक है, क्लास नंबर 19 में। क्लास नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम बहमनी एम्पायर को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। बहमनी एम्पायर 5 भागों में बटा, और फिर पांचों जो अलग अलग डायनेस्टीज में बटा, अलग अलग 5 भाग हुए, उन पांचों भागों में कौन कौन राजा हुए इस सबको पढ़ेंगे। बहमनी एम्पायर के राजाओं से क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, मतलब हर बार हर बार पेपर में आते हैं। क्लास नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम विजयनगर एम्पायर को पढ़ेंगे। इसमें हरिहर बुक्का से लेकर के और लास्ट रूलर तक पूरा कवर करेंगे। चारों वंश जो आते हैं, संगम, सालो, तुलुव और आर्वेडू, जितने भी चारों वंश हैं उन सब में जो भी राजा हुए हैं उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चंस उससे आते हैं, जो जो यहाँ ट्रैवलर्स आए थे, उन ट्रैवलर्स ने जो कोटेशन दिए हैं विजयनगर के बारे में, उससे ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक वगैरह आए थे, नूनिज वगैरह आए थे, उनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हर साल एग्ज़ाम में। मैं पीवाईक्यूज़ आपको हर क्लास के बाद में देता चलूँगा, ताकि आपको पता चले कि इस क्लास से कितने पीवाईक्यूज़ आए हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, और क्लास नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम मुग़ल एम्पायर, ऐसा ही मैंने मुग़ल एम्पायर को 3 क्लासेस में बांटा हुआ है। मुग़ल एम्पायर की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे बाबर,
और हुमायूं और जो है सूर्य डायनेस्टी जो थी उसके बारे में। पहली क्लास में हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे, उससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप अगर उसी को पढ़ लो तो उसके अलावा कुछ और पढ़ना ना पड़े, उस तरीके से मैंने इस अपने इन सीरीज़ को बनाया हुआ है। मुगल एम्पायर की जो दूसरी क्लास, जैसे कि क्लास नंबर 23, इसमें हम पूरा अकबर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। अकबर के जितने भी वज़ीर हुए उनको पढ़ेंगे, अकबर की जो है राजपूतों के साथ नीति, दक्षिण के साथ नीति, और ये सारी अकबर का हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्लास नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे। मतलब इसमें भी मुगल एम्पायर को ही पढ़ेंगे कुल मिला के। इसमें हम मुगल एम्पायर का क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ तक जो है कवर हो जाता है। इसके बाद मुगल एम्पायर के जो बचे हुए राजा हैं, जैसे कि जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगज़ेब हो गया, इन तीनों को हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है क्लास नंबर 25 आएगी यहाँ पर, क्लास नंबर 25। ठीक है, ये एक स्लाइड एडिटर से रह गई है। तो क्लास नंबर 25 आएगी, उसमें हम उसका प्रशासन, कला, संस्कृति, शिक्षा और साहित्य वगैरह को कवर करेंगे। इसके बीच में एक क्लास और लेंगे जिसमें हम इन तीनों राजाओं को पढ़ेंगे, जहाँ पे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब को भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम मराठा एम्पायर में घुसते हैं। मराठा साम्राज्य में हम शिवाजी से लेकर के और पेशवाओं के शासन तक पूरा कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे शिवाजी के विभाग हैं, कौन से विभाग का कौन राजा था, और उसके साम्राज्य का बंटवारा जो बटा हुआ था उत्तर में, दक्षिण में, कोंकण क्षेत्र में, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। शिवाजी को कंप्लीट कवर करेंगे। शिवाजी से हर साल 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। क्लास नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम जो भी मिडेवल इंडिया का भूल रहे हैं, जो जो चीज़ हमने मिडेवल इंडिया में कवर नहीं कर पाई है, उनको मैं इन 2 क्लासेस में कवर करूंगा। ठीक है, जो चीज़ हम नहीं कवर कर पाए हैं उनको हम इन 2 क्लासेस में कवर करेंगे। फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया पर। मॉडर्न इंडिया में जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो इसमें हम मुगल साम्राज्य के पतन को देखेंगे। मतलब जो मुगल साम्राज्य के पतन में जो लेटर मुगल जो राजा हुए उनको देखेंगे, और जो स्वतंत्र राज्य उस टाइम पे उभर कर सामने आए थे उनको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जैसे उस टाइम पे आए थे अवध, बंगाल, उड़ीसा, वो सॉरी अवध, बंगाल और हैदराबाद, और भी सारे राज्य थे जो उभर कर उस टाइम पे सामने आए, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी ने कहाँ पर अपनी जो है कोठी और फैक्ट्री स्थापित करी, उस चीज़ को पढ़ेंगे। और जो ब्रिटिश कंपनीज थी, जो अंग्रेज़ कंपनी थी, उसकी बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों के प्रश्न जो है क्या क्या नीतियाँ थी उनको पढ़ेंगे। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी बंगाल के प्रति क्या क्या नीतियाँ थी उसको पढ़ेंगे। क्लास नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम सोशल, रिलीजियस, कल्चरल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे जो 19वीं सदी में हुए थे। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन 19वीं सदी में हुए, उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो जैसे राजा राम मोहन रॉय के, ठीक है, जो आंदोलन हुए थे, और आर्य समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज, और और जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ को हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और क्लास नंबर 31 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हर साल के पेपर को आप देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आता है। जो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा समाचार पत्र किसका है और उसमें किस भाषा में है, ये सारी चीज़ें इससे आती हैं, तो इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। सारे न्यूज़पेपर्स को मैं इसमें कवर करूँगा, उसमें कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखा है इस चीज़ को मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्लास नंबर 32 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स को पढ़ेंगे जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पर पड़े, उस सारी चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। मतलब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत हो गया। और भी कई सारी जो फैक्ट्स हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं इसमें कवर करूँगा। क्लास नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको कवर करेंगे। कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इस चीज़ को कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी क्षेत्र से आते हैं। और इसका स्वरूप कैसा था, सैनिक विद्रोह था,
या जो है जन विद्रोह था, जन आंदोलन था, सारी चीज़ देखेंगे उसमें कि क्या था। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है क्लास नंबर 34 पे आते हैं। इसमें हम जो है जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, निम्न जातियों के आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सभी आंदोलनों को इसमें हम कवर करने वाले हैं, कंप्लीट कवर करने वाले हैं इसमें। क्लास नंबर 34 में हम सारे आंदोलनों को कवर कर लेंगे, जो कि अकेले यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी तक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपीएससी तक पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम कवर करेंगे और कंप्लीट कवर करेंगे कि इसके बाद कुछ पढ़ना ही ना पड़े। क्लास नंबर 35 में अगर मैं बात करूँ तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उस चीज़ को पढ़ेंगे। एक उदारवादी राष्ट्रवाद था जिसमें उदारवादी नेता थे, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। तो क्रांतिकारियों को भी हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई उनको कवर करेंगे क्लास नंबर 35 में। क्लास नंबर 36 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम नेशनल मूवमेंट आफ्टर गांधी अराइवल इसको पढ़ेंगे, मतलब गांधी जी के आने के बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस वो किस दिशा में गया, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे गांधी जी आए, उन्होंने चंपारण में किया, खेड़ा में किया, ठीक है, और अहमदाबाद मिल में किया। फिर और भी चलाए, असहयोग आंदोलन चलाया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। ठीक है, इन सबको हम कवर करेंगे, मतलब सारे गांधी के आंदोलन को इसमें कवर करने वाले हैं, सीधे सीधी बात कहूँ तो। अगर क्लास नंबर 37 पे आते हैं, क्लास नंबर 37 में हम जो है भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और संविधान बनने तक का जितने भी संविधान में नियम लाए गए, जितने भी एक्ट लाए गए हैं, उन सभी एक्ट्स को पढ़ेंगे। किस एक्ट में क्या चीज़ कही गई, किस एक्ट से क्या चेंज हुआ, उस सब को हम इसमें कवर करेंगे। क्लास नंबर 38 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम जितने भी प्रमुख नेता हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल, और भी सारे नेता, मैं एक दो का नाम ले रहा हूँ, बाकी सारे नेताओं को हम इसमें कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। उनकी जैसे बुक्स वगैरह, पढ़ाई क्या हुई, कहाँ जन्मे, कहाँ क्या किया उन्होंने, वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक एक जो अगर हम बात करें तो एक एक व्यक्तित्व को उठा करके, एक एक व्यक्ति को उठा करके हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लास नंबर 39 पे आते हैं। क्लास नंबर 39 में अगर हम बात करें तो इसमें मैं सारे गवर्नर जनरल्स को पढ़ूंगा। जैसे जो पहले गवर्नर थे, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल बनना शुरू हुए, फिर 1857 के बाद वो वायसराय बन गए। मतलब स्टार्टिंग में क्लाइव और क्लाइव से पहले के गवर्नर्स से लेकर के और वायसरॉयज तक सीधा सीधा। जैसे अगर मैं बात करूं तो राजगोपालाचारी तक पूरा पढ़ेंगे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के सारे गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, उन्होंने जो जो उनमें इंपॉर्टेंट काम किए हैं उन काम्स को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास नंबर 40 आती है। क्लास नंबर 40 में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, कौन सा सेशन कहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट काम हुआ, उस सब चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। क्लास नंबर 41 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास नंबर 41 में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद जो भारत में चेंजेस हुए हैं उन सबको इसमें कवर करेंगे, एक ही क्लास में इसको कवर कर लेंगे। और क्लास नंबर 42 की अगर मैं बात करूँ तो जो भी मटेरियल हमसे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने से रह जाएगा, उसको मैं क्लास नंबर 42 में कवर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्लाइड बनाना, एक क्लास बनाना रह गया है, उसको मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक जो आपकी 10th यूनिट है हिस्टोरियोग्राफी की, तो हिस्टोरियोग्राफी की एक क्लास मैं इसके बाद अलग से ले लूँगा, ठीक है। क्लास नंबर 45 के बाद, 42 के बाद में 43, क्लास नंबर 43 हम हिस्टोरियोग्राफी करेंगे। क्लास नंबर 43 हम हिस्टोरियोग्राफी करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, जिसमें मैं कंप्लीट हिस्टोरियोग्राफी को एक ही क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे इन नोट्स को पढ़ लेते हैं, मेरे इन सिर्फ इन नोट्स को ही आप पढ़ लेते हैं, आप इनसे अपने नोट्स बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 80% तक पेपर सॉल्व मेरे इन्हीं नोट्स से हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं नोट्स से।
तो आपको सिर्फ जेआरएफ निकालने के लिए कितना चाहिए होता है? सिर्फ जेआरएफ निकालने के लिए मेरे हिसाब से 65 टू 70 मान लो, सीधा सीधा 65 to 70% तक मार्क्स लाने होते हैं। आप अगर इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी क्लासेस में अपना दिमाग भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ने पर ध्यान दो। पीवाईक्यूज तो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे जब आप स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी ही मैं 1-2 दिन में ही अपनी पहली क्लास लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और थैंक यू।